डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये सबसे अच्छा टॉपिक है यहाँ से, क्योंकि इसके पहले आप पढ़े थे। और सोलुबिलिटी अगर आपको याद होगा तो 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में थोड़ा कंसेप्ट इसका आता है सोलुबिलिटी का। और आपको ध्यान रखना है सोलुबिलिटी जो है वो मोलरिटी को ही डिफाइन करने का एक तरीका है। अगर कहीं पे लिख रहा है सोलुबिलिटी लेकिन डेटा हम लोग यूज करते हैं मोलरिटी का, तो ध्यान रखिएगा। सोलुबिलिटी का हिंदी होता है घुलनशीलता। तो ये सोलुबिलिटी है क्या? सोलुबिलिटी एक ऐसा टर्म होता है, ये टर्म है जिससे हमको पता चलता है कि किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। और एक और कंसेप्ट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट का अमाउंट लगता है किसी एक सॉल्वेंट में, वही उसकी सोलुबिलिटी कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने 500 ग्राम आपको H2O लिया हुआ है। और अगर इसमें हम लोग शुगर घोल रहे हैं, शुगर घोलते जा रहे हैं, अगर हमको पता चला कि ये 200 ग्राम अगर शुगर घोलने पे ये जो सॉल्यूशन है वो अगर सैचुरेट हो गया, अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, तब हम क्या कहेंगे कि जो 500 H2 है उसकी सोलुबिलिटी कितना है? 200 ग्राम शुगर। यानी ये 200 ग्राम शुगर को अपने में डिजॉल्व कर लेता है। यानी ये क्या बता रहा है? एबिलिटी। देखिए ध्यान से, सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी में अगर यू के जगह पे ए रख दिया जाए तो क्या पता चलता है? एबिलिटी। यानी किसी सॉल्वेंट का वह पावर जिसके कारण वह सोल्यूट के प्रॉपर एक फिक्स अमाउंट को अपने में घुला लेता है, वही कहलाता है सोलुबिलिटी। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा पहले। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट का अमाउंट लगता है वही कहलाता है इसकी सोलुबिलिटी। तो देखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द amount of solute dissolved in a given amount of solvent to make a saturated solution, to make a saturated solution at constant temperature and pressure, at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर जब हम चेंज करेंगे तो सोलुबिलिटी भी चेंज हो सकती है, इसलिए टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा? किसी भी सोल्यूट की वह मात्रा, किसी भी सोल्यूट की वह मात्रा जो किसी दिए हुए विलायक में किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप और दाब पर, किसी निश्चित ताप और दाब पर घूलकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, घुलनशीलता कहलाता है। बोलिए अगर इसमें कोई डाउट है तो।
किसी भी सॉलिड की वह मात्रा जो किसी दिए हुए विलायक में किसी निश्चित ताप और दाब पर घुलकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, घुलनशीलता कहलाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी भी सॉल्यूट का जितना अमाउंट लगता है वही उसकी सोलुबिलिटी कहलाता है। इसलिए मैं जानबूझकर इसके पहले वाले क्लास में एक बार सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, क्योंकि हमको पता था कि ये सैचुरेटेड आने वाला है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा और भी सोल्यूट अगर डाला जाए तो अगर वो नहीं घुले तो जो सॉल्यूशन हमको दिया था वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट का जो अमाउंट लगता है वही उसकी सोलुबिलिटी कहलाता है। ठीक है? अभी ध्यान देना है, टाइप ऑफ सोलुबिलिटी। इस अभी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। टाइप ऑफ सोलुबिलिटी, तो सोलुबिलिटी जो है वो दो टाइप का पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिए। एक पढ़ना है हमको सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, यानी द्रव में ठोस की घुलनशीलता, द्रव में ठोस की घुलनशीलता। एक टॉपिक पढ़ना है हमको सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड यानी द्रव में गैस की घुलनशीलता, द्रव में गैस की घुलनशीलता। तो दो टॉपिक है, आइदर सॉलिड लिक्विड में घुलेगा या गैस लिक्विड में घुलेगा। तो दो टाइप की हमको सोलुबिलिटी का यहाँ पे कहानी पढ़ना है। तो अभी हम लोग देखते हैं सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड भी तो लिक्विड में घुलेगा। हाँ, तो उसका हमको नहीं पढ़ना है। एक्चुअली यहाँ पे हमको पढ़ना है कि कौन से फैक्टर जो है वो हमको इफेक्ट करेगा सॉलिड को लिक्विड में घोलने के लिए या गैस को लिक्विड में घोलने के लिए। फैक्टर देखना है, तो अभी वो लिक्विड में भी लागू होगा, लेकिन जो बुक है, बुक में दो मेंशन किया हुआ है हमको कि सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताओ क्या है और सोलुबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बताओ क्या है। समझे क्या? यस सर। तो सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी और इसमें अब देखिए, जैसे अगर हमने यहाँ पे शुगर ले लिया और यहाँ पे H2O ले लिया, अगर H2O सॉल्वेंट है तब तो ये ऊपर वाले का एग्जांपल हो जाएगा सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, करेक्ट ना? अगर आपने दूसरा ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज, ये अगर सोल्यूट है आपका और यहाँ पे H2O अगर आपने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट, तभी ये एग्जांपल है। तो इस टाइप के एग्जांपल हमको देखना है इसमें। और एग्जांपल क्या देखना है? हमको देखना है कंडीशन, कि वो कौन सा कंडीशन है जो सॉलिड को लिक्विड में घुलने को इफेक्ट करता है, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, मेजर टॉपिक। तो मैं लिख रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स affecting solubility of solid in liquid, यानी ठोस का द्रव में घुलने को प्रभावित करने वाले कारक। ठोस का, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला है इसे लिखना पड़ेगा, ठोस का द्रव में
घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अभी देखिए, अभी इसमें फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कौन से फैक्टर है, तो पहला फैक्टर पढ़ते हैं। इसमें 4 फैक्टर है, ध्यान दीजिए, मेजरली 3 है। पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब दोनों की प्रकृति क्या है। नेचर का मतलब है प्रकृति। ऐसे क्यों हो रहा है? अभी देखिए ध्यान से, आप मेरे को बताइए, जैसे NaCl है और H2O है, तो NaCl H2O में घुल जाता है, करेक्ट ना? यस सर। क्यों घुलता है, कोई बता सकता है? NaCl H2O में क्यों घुलता है? क्योंकि दोनों का नेचर है सेम। ए भी आयनिक है, आयनिक नेचर दिखाता है, या हम कहते हैं पोलर है, और H2O भी पोलर है। तो पोलर पोलर है तो पोलर पोलर में घुल जाता है। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर जैसे C6H6 जो बेंजीन है, उसमें अगर हम लोग ड्राई CO2 को डालें, सॉलिड CO2, तो ये भी घुल जाएगा। अब ये कैसा है? C6H6 ये नॉन पोलर है, और CO2 भी क्या है? नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर घुल जाएगा। लेकिन अगर वही कहानी CO2 जो सॉलिड है, CO2 यहाँ पे सॉलिड हम ले रहे हैं, अगर इसको हम लोग H2O में डालें तो सॉलिड CO2 H2O में कभी भी नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड जो H2O है वो पोलर है, और CO2 जो है वो नॉन पोलर है। ये बताइए, कोयल और कौवा को एक साथ उड़ते देखा क्या? दोनों का नेचर अलग अलग है। चोर और साधु दोनों एक साथ घूमेगा क्या? दोनों का नेचर अलग अलग है। हाँ, वो आप लोग जैसे लोग हो सकते हैं। तो दोनों का अगर नेचर सेम हो तभी घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। तो टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही अच्छा हाईलाइट करके दिया है लाइक डिजॉल्व लाइक। मैं उसको लिख देता हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसे हाईलाइट करके दिया हुआ है। या इसका हिंदी है समान समान को घोलता है। एक सेकेंड, समान 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 को, समान समान नहीं, ये समान होगा। एक सेकेंड, समान समान को घोलता है, हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। समान को घोलता है मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर दोनों का नेचर सेम हुआ तो घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। समझ गए? तो हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ बोलिए। पोलर और नॉन पोलर के बारे में कुछ बताइए। वो तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था। पोलर नॉन पोलर नहीं समझ रहा है क्या? बारे कहानी, तब तो सारा कहानी निपट जाएगा। चलिए पोलर अभी देखिए, पोलर का मतलब है पार्शियल प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होना या प्लस माइनस में टूट जाना। पोलर का मतलब यानी डेवलपमेंट ऑफ, इधर लिख देता हूं DEVELOP, डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस इन, तब तो ये टॉपिक आप लोग लेके गए बहुत दूर, ड्यू टू डिफरेंस इन
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने बार बार बोल रहा था ना, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, नेगेटिविटी। अब देखिए जैसे HCl है, हाँ तो H है, इधर सुनिए ध्यान से, H है और Cl है, H है और Cl है, सुनिए ध्यान से एक सेकेंड। तो H पे डेल्टा प्लस और Cl पे डेल्टा माइनस, ठीक है, ये पागल है। देखिए Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, ये तो मैं पढ़ा दिया था पीरियोडिक टेबल में कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस पे क्या आएगा, डेल्टा माइनस, और S पे डेल्टा प्लस। तो जैसे प्लस माइनस आ गया तो हम बोलेंगे अच्छा ये पोलर है। अब देखिए जैसे HBr ले लेंगे, अभी ध्यान से समझिए, केवल यही पढ़ाने वाला हूँ, बहुत टाइम लगता है, ध्यान से समझ लीजिए। इधर H है, इधर Br है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, प्लस माइनस आ गया डेल्टा, तभी ये क्या होगा, पोलर। लेकिन अगर वहीं CO2 की बात करेंगे तो अब देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अभी अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा लेट से लिखता हूँ और भी सारे कहानी पढ़ा देता हूँ, तब नॉन पोलर पे आऊंगा। अगर कोई बोलेगा नहीं अगर 3 एटम है तब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 3 एटम है तो यहाँ पे लेविस कभी भी नहीं चलेगा। जब भी पोलरिटी देखना है, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो हमको वेस्पर स्ट्रक्चर चाहिए, VSEPR, वेस्पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अब ये वेस्पर स्ट्रक्चर शायद सीखे होंगे कि नहीं ये आप जाने। तो अभी H2O का 2 स्ट्रक्चर होता है, अभी नहीं तो कुछ नहीं। अभी यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से अगर बना है तो ये मैं अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये बना दिया लेविस, लेकिन इस लेविस से कुछ काम नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे नहीं दिखता है, इसका वेस्पर स्ट्रक्चर बनता है। वेस्पर कैसे बनता है, इधर एक H आएगा, इधर एक H आएगा, इधर एक लोन पेयर ऊपर और यहाँ पे एक लोन पेयर नीचे। अब समझिए, अब ये ऑक्सीजन और H, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा माइनस और H पे डेल्टा प्लस, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो खींच रहा है उसके तरफ, है या नहीं, यस सर। और इस दूसरे वाले पेयर में भी यहाँ पे डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, एक वेक्टर बनेगा ऐसा। तो 2 वेक्टर, एक ऐसा जा रहा है इसका ऐसा जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा क्या, नहीं करेगा। फिजिक्स में सिखाया गया होगा रिजोल्यूशन, अगर इसको रिजोल्यूशन करेंगे तो ऐसा दिखेगा और इसको रिजोल्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो अगर सपोज एक्स एक्स वाला कट गया तो वाई डायरेक्शन वाला ऐड हो जाएगा और ओवरऑल एक वेक्टर बन जाएगा, करेक्ट। तो ये वेक्टर बन गया है, इसका मतलब है H2O क्या है, पोलर। ओवरऑल वेक्टर बनना चाहिए, तो वेक्टर बन गया तो पोलर, अगर वेक्टर नहीं बन रहा है तो हो जाएगा नॉन पोलर। अभी अगर वहीं हम CO2 की बात करेंगे तब देखिए CO2 कैसा होता है, ऐसा होता है, इसका वेस्पर और लेविस दोनों सेम। अभी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके रिस्पेक्ट में, तो एक वेक्टर यहाँ पे और इन दोनों के केस में इस पे डेल्टा प्लस इस पे डेल्टा माइनस, एक वेक्टर इधर, तो एक वेक्टर इधर दूसरा वेक्टर इधर, इक्वल मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट 0। तो जब रिजल्टेंट आ गया 0 इसका मतलब हो गया ये है नॉन पोलर। अगर ए रिजल्टेंट बना, अगर रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब है वो पोलर, समझ गया। तो लेकिन ध्यान रखना है कभी भी डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए ऑर्गेनिक में फिर से आएगा, तो डाइपोल मोमेंट पूछे या पोलरिटी पूछे तो आपको इसमें वेस्पर स्ट्रक्चर ही बनाना है, लेविस बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये लेविस देखिए, ये लेविस क्या कर रहा था, एक इसको इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, एक वेक्टर इधर, इसमें भी एक वेक्टर इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट 0।
जबकि H2O पोलर है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में वेस्पर स्ट्रक्चर उसका देखना पड़ता है। समझे क्या? यस सर। एक और एक्सीडेंट यहाँ पे बता रहा है, कहाँ पे आप लोग गड़बड़ करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी शॉर्ट में कैसे समझाऊं। देखिए CH2Cl2, अगर किसी ने इसको लेविस बना दिया ऐसा, इधर H, इधर H, इधर Cl, इधर Cl, तब देखिए कोई बोलेगा अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा एक वेक्टर, नीचे क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा वेक्टर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अरे कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा? कार्बन। कार्बन। तो ये एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, तो ध्यान से देखिए, एक वेक्टर इधर, दूसरा इधर, तो रिजल्टेंट किधर? जीरो। एक एक इधर और एक इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट जीरो। तो वो बोलेगा अच्छा इसका रिजल्टेंट जीरो है, यानी म्यू जीरो है, तो ये हो गया नॉन पोलर। लेकिन ये रॉन्ग हो गया कंसेप्ट। ये रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि आपने यहाँ पे लेविस ले लिया। हमको लेविस नहीं लेना है, वेस्पर स्ट्रक्चर देखना है। तो सी इसका वेस्पर कैसे बनता है, ये देखिए ध्यान से, माइक ऑफ रखिए ना। अभी इसका वेस्पर देखिए, CH2Cl2, ये ऐसा दिखेगा, इधर Cl, इधर Cl, एक H इधर, दूसरा H इधर, अभी एक नीचे वेक्टर, एक वेक्टर इधर, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट इधर मिलेगा। और ACl है, तो ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसका भी एक ओवरऑल रिजल्टेंट मिलेगा, लेकिन वो इसको कैंसिल नहीं करने वाला है। मान लीजिए छोटा है, तो एक ओवरऑल एक हमको वेक्टर बनेगा, तो इसका मतलब है म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या होगा? पोलर होगा। समझे क्या? तो कभी भी पोलरिटी चेक करने के लिए वेस्पर स्ट्रक्चर ही आपको बनाना पड़ेगा। तो पोलर नॉन पोलर थोड़ा बहुत समझ गए कि जो मतलब हमको इसमें वेक्टर देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखकर वेक्टर क्रिएट करना है, और वो अगर एक से ज्यादा वेक्टर बनेगा तो उसका रिजल्टेंट देखना है। अगर रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन पोलर, इफ रिजल्टेंट इज जीरो देन नॉन पोलर। ठीक है? जैसे अगर CCl4 आ गया, हाँ बोलिए। वेस्पर स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए ना। कुछ नहीं बताऊंगा अभी। इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, इधर Cl, अभी सब इधर सीख लेंगे। तो 11th में क्या किए, ये 3 Cl इधर, एक उधर Cl, चारों Cl सेम है, तब इसका रिजल्टेंट आएगा जीरो। अभी वो वेस्पर पढ़ाऊंगा तो ये सॉल्यूशन की कहानी खत्म। 11th में है? आप तो नहीं बताए वेस्पर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग का है, तो मैं कैसे पढ़ाऊं? केमिकल बॉन्डिंग का है। रिजल्टेंट वेक्टर कितने बार बोल रहा था, चलिए फिर से कभी पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी मैं क्या कर सकता हूं। तो अभी इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर आपको देखना है कि अगर ओवरऑल वेक्टर बन के बना भी जीरो भी हो गया तो नॉन पोलर, और वेक्टर बना रिजल्टेंट जीरो नहीं तो नॉन पोलर। समझ गए क्या? यस सर। तो हमको याद रखना है कि पोलर नॉन पोलर। तो अभी आगे चलिए, कहां से कहां टॉपिक आया। कभी पढ़ा दूंगा, अगर टेंशन हो रहा है तो। एक एक्चुअली वो पढ़ाने में एक क्लास जाएगा हमारा, तो इसलिए आज एक कल उस दिन क्लास नहीं हुआ था, आज फिर से शाम में आप लोग पढ़ सकते क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो 4 से 5 फिर से क्लास रख दूं क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, 4 से 5 फिर से आइए। चलिए अभी देखिए, अभी हमको यहाँ पे लिखना है
कि पोलर सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सोल्यूट dissolve in polar solvent and non-polar solute dissolve in non-polar solvent, non-polar solvent यानी पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। तो देखिए ध्यान से, मैं इधर एग्जाम्पल लिख रहा और इधर लिख रहा सोल्यूट, यहाँ पे लिख रहा सॉल्वेंट और यहाँ पे लिख रहे डिजोल्यूशन, कि वो घुलेगा कि नहीं, डिजोल्यूशन या सॉल्यूशन, बात एक ही है। सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी। तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर मैंने H2O लिया और NaCl लिया, तो हमको पता है कि अगर NaCl हम लोग ने सोल्यूट लिया तो ये सोल्यूट तो है लेकिन कैसा है, पोलर, और H2O जो है अपना सॉल्वेंट है ये भी कैसा है, पोलर। तो पोलर पोलर क्या होगा, घुल जाएगा। लेकिन वही केस अगर आपने इधर ऑयल ले लिया और CCl4 ले लिया, तो ऑयल जो है, अच्छा ये सॉल्वेंट है, ऑयल जो है ये आपका सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और जो CCl4 है वो भी है नॉन पोलर। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, तो ये भी घुल जाएगा। अब रहा दूसरा एग्जांपल, अगर इसी में से अगर आपने NaCl ले लिया और CCl4 ले लिया, यानी NaCl जो है वो सॉल्यूट है और वो क्या है, पोलर, और CCl4 जो है वो है नॉन पोलर, तो घुलेगा नहीं, घुलेगा वो। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे SiO2 ये बालू है और H2O है, तो SiO2 जो होता है वो होता है नॉन पोलर, आपका सैंड बालू, और H2O है पोलर। तो इसलिए आप कुछ भी चाहेंगे तो बालू पानी में घुलेगा नहीं, घुल सकता है। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। कोई बोलेगा नहीं वो बहुत हार्ड है, हार्ड से नहीं कुछ मतलब है, हार्ड कुछ भी हो लेकिन अगर वो पोलर पोलर होगा तो घुल ही जाएगा, नॉन पोलर होगा तब भी घुल जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे CCl4 ले लिया और H2O ले लिया, तो अभी CCl4 ये भी क्या है, नॉन पोलर, और H2O है आपका पोलर, तो ये दोनों घुलेगा नहीं, घुलेगा। तो ध्यान रखना है कि पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है, पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलता है। समझ गए? ये पहला टॉपिक है पोलरिटी के ऊपर, कि दोनों पोलर पोलर हुआ तो घुलेगा, नॉन पोलर घुलेगा, पोलर नॉन पोलर नहीं घुलेगा। यानी पोलर डज नॉट डिजॉल्व इन, does not dissolve in non-polar solvent, और ऐसा एंड non-polar solute does not dissolve in polar solvent। इसमें कोई डाउट है यहां तक? तो ये पहला टॉपिक है। अभी हम दूसरे टॉपिक देखते हैं। पहला फैक्टर है कि नेचर, तो नेचर सेम हुआ तो घुलेगा नहीं, तो नहीं घुलेगा। दोस्ती अपोजिट मूड वाले में होता है क्या, एक पूरा गुस्सा वाला हो एक ठंडा वाला हो, दोस्ती होगा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। नहीं तो एक बोलेगा मैं पूरब जा रहा है, दूसरा बोलेगा हम पश्चिम जा रहे हैं, कहानी खत्म। टेम्परेचर यानी ताप। अभी ये टेम्परेचर देखने से पहले इसमें दो केस देखना पड़ेगा।
कि इफ सोलुबिलिटी, जो सोलुबिलिटी यानी जो सॉल्यूशन बन रहा है वो किस टाइप का नेचर दिखा रहा है। एक सेकेंड, सॉरी। तो यहां से दो फैक्टर इसमें कंसीडर करना पड़ता है कि वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। माइक ऑफ रखिए ना। एंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी और एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा। अरे माइक ऑफ रखो ना, सुनते जाओ, जहां पे डाउट है वहां पे बोलो। तो एंडोथर्मिक एक एक एग्जांपल दे देता हूं तब आपको समझ जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी ले लिया और उसमें हम लोग डाल रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को H2O में डालना यानी कि ऐसा दिखाता है एंडोथर्मिक होता है, वो ठंडा हो जाता है, करेक्ट ना। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस दिखाएगा। अगर उसी के जगह पे इधर पानी तो लिया लेकिन इसमें CaCO3 डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे H2O के अंदर तो ये एक्सोथर्मिक दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी निकलता है और यहाँ पे हीट एनर्जी लगता है, ये एंडोथर्मिक दिखाता है। तो जब एंडोथर्मिक होता है तो उसको जब आप हीट करेंगे ना तो उसकी सोलुबिलिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा घुल जाएगा। या सिंपल आप NaCl भी डालेंगे ना इसमें पानी में, तो NaCl भी जो है वो एंडोथर्मिक ही दिखाता है, वो भी ठंडा हो जाता है लेकिन थोड़ा ग्लूकोज से कम। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला जाता है तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, वो बहुत ही हीटेड हो जाता है। तो जब एक्सोथर्मिक हो जाएगा तो अगर आप गलती से उसको हीट कर देंगे ना तो वो रिवर्स हो जाएगा। एक मैं कंसेप्ट पढ़ाया था, याद होगा तो, ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से अगर एंडोथर्मिक है यानी उसको हीट एनर्जी लग रहा है, तब आप हीट एनर्जी देंगे तो घुलेगा। और गलती से अगर हीट एनर्जी निकल रहा है और आप और हीट कर देंगे उसको तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और उसकी सोलुबिलिटी जीरो हो जाएगी। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, गलती से इसको आपने अगर इसको हीट कर दिया यहाँ पे तो ये पत्थर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से अभी किसी भी कॉज से नहीं घुलने वाला है। देखा क्या है क्या आपने? हाँ, एक घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, एक ग्लास में भी देख सकते हैं उसको। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, इफ सोलुबिलिटी इज एंडोथर्मिक देन सोलुबिलिटी इंक्रीजेज एट टेम्परेचर इंक्रीजेज। मैं लिख देता हूं, इफ सोलुबिलिटी इज एंडोथर्मिक then solubility increases, then solubility increases as temperature increases। इधर क्या लिखेंगे, if solubility is exothermic, if solubility is exothermic then solubility decreases। एक सेकेंड, then solubility decreases as temperature increases। तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि घुलनशीलता उष्माशोषी हो, उष्माशोषी हो तो ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर
घुलनशीलता बढ़ती है। इसमें क्या लिखेंगे? यदि, ये आवाज आ रहा है क्या? यस सर। घुलनशीलता यस सर। ऊष्माक्षेपी हो तो ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता घटती है। घुलनशीलता घटती है, ये हो गया। अभी इसमें तीसरा फैक्टर है प्रेशर, वो भी देख लिया जाए। थर्ड फैक्टर आता है प्रेशर, यानी दाब। तो आप मेरे को समझाइए कि अगर मान लीजिए हमने, एक सेकेंड, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया, यहाँ पे पानी ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पे शुगर हम लोग डाल रहे हैं इसमें। तो कभी आपने देखा क्या कि ये शुगर घुलाने के लिए यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा हो? सॉलिड को पानी में घोलने के लिए आप प्रेशर अप्लाई करते क्या कभी? नो सर। नहीं, हाँ, हीट करते हैं। हीट करेंगे या कोई बोलेगा हम इसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो रोटेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है इसमें। तो प्रेशर जो होता है ना, क्योंकि ये जो लिक्विड है आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसका इफेक्ट केवल यही सरफेस तक है, ऊपरी सरफेस तक ही रहेगा। ये प्रेशर आके यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखाएगा। इसलिए शुगर जो पानी में है वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, इस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखने वाला है। समझ रहे क्या? यस सर। तो ध्यान देना है। तो यानी आपने कभी भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा होगा कि कोई अगर सपोज गुड़ है, मीठा है, पानी में घोलना है तो गुड़ को डाल दिया, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कंसेप्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, since liquid is highly incompressible, liquid is highly incompressible, hence there is no effect, there is no effect of pressure on solubility of solid in liquid। लिक्विड जो है वो उसका हिंदी होता है असंपीड्य, मतलब वो छोड़िए, मतलब वो कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए सॉलिड का लिक्विड में सोलुबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे आप, लिक्विड जो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इसलिए ठोस का द्रव में घुलनशीलता, इसलिए ठोस का द्रव में घुलनशीलता, ठोस का द्रव में घुलनशीलता पर प्रेशर का प्रभाव नहीं होता है, प्रेशर का प्रभाव नहीं होता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो 3 टॉपिक है सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी जो है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सोलुबिलिटी है क्या। तो सोलुबिलिटी का मतलब होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट का जितना अमाउंट लगता है वही उसकी सोलुबिलिटी कहलाती है। और मैं बता रहा था यहाँ पे एक टर्म है, जैसे सोलुबिलिटी में ये डिफाइन करता है एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब है कि कोई जो सॉल्वेंट है वो किसी सोल्यूट को कितना अपने में घुला लेता है, यानी सोलुबिलिटी टेल्स अबाउट एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिजॉल्व इनटू अ सॉल्वेंट,
टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में घुल जाएगा, तो वही है उसकी सोल्युबिलिटी। और एक दूसरा डेफिनेशन है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जितना सोल्यूट लगता है वही उसकी सोल्युबिलिटी कहलाता है। तो सोल्युबिलिटी दो टाइप का होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे शुगर पानी में हो या ग्लूकोज पानी में। अभी हमको देखना है कि ये कौन से फैक्टर है जो सॉलिड को लिक्विड में घुलने को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है नेचर। कहीं पे भी हो, दोस्ती है या नहीं है, ये नेचर बहुत बड़ा मैटर करता है कि दोनों का नेचर होगा सेम तो घुलेगा, नेचर सेम नहीं हुआ तो नहीं घुलेगा। अभी नेचर सेम यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, पोलर और नॉन पोलर कंसेप्ट है कि अगर पोलर जो होता है ना वो पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। तो पोलर डिजल पोलर, नॉन पोलर डिजल नॉन पोलर, तो आपने देख ही लिया। और फिर से मैं बताया पोलर, तो पोलर का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते प्लस माइनस चार्ज का आना पोलर कहलाता है। और एक दूसरा यहाँ पे आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर, सारे आयनिक कंपाउंड पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पता है कि उन पे तो जैसे NaCl है, इस पे तो हर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ प्लस माइनस चार्ज है, इसलिए तो ये टूटता है प्लस और माइनस में। तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर। और इसमें एक कंसेप्ट एक्चुअली एक क्लास लगेगा केवल अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। अब मैं बताया कि जो है जब भी आपको पोलरिटी चेक करना है तो आप जानबूझ के इसमें वेस्पर स्ट्रक्चर लेकर ही आएंगे, लेविस से कोई काम नहीं चलता है क्योंकि लेविस सिमेट्रिकल होता है और आपको वेस्पर अनसिमेट्रिकल, वेस्पर जैसा उसका नेचर है वैसे ही दिखाएगा। तो वेस्पर अगर बनाइए और रिजल्टेंट वेक्टर अगर जीरो हो गया तो नॉन पोलर, अगर रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं है तो पोलर। और हमको पता है कि पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, तो उसके इतना सारा एग्जाम्पल हो गया। अभी सेकेंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में अभी दो कंडीशनिंग है यहाँ पे कि जो सोल्युबिलिटी है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है यानी उसको हीट एनर्जी लग रहा है तब आप हीट देंगे तो घुलेगा। अगर वो एक्सोथर्मिक है यानी हीट एनर्जी खुद निकल रहा है और गलती से आपने इसको हीट कर दिया। एक ऐसा कहानी है, अगर कोई गुस्सा वाला आदमी है, थोड़ा थोड़ा आप गुस्सा दिला रहे, अभी जब उसका गुस्सा आएगा तो आपके पीछे पड़ जाएगा। कभी वो देखा कि आपने कुत्ते को थोड़ा आपने टर्चर करेंगे तो करेंगे, मानेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा किया तो आपके पीछे ही दौड़ना चालू कर देगा। वो ऐसा ही कहानी है यहाँ पे। हाँ, तो ये एक्सोथर्मिक जो है ना, वो उसको अगर आपने गड़बड़ किया, हीट किया, तो उसका नेचर जो है उल्टा हो जाता है। जो सोल्युबिलिटी है वो जीरो पे चला जाएगा, वो पत्थर बन जाएगा, फिर से घुलने वाला नहीं है। और तीसरा कंसेप्ट है प्रेशर। तो प्रेशर जो है उसका सॉलिड का लिक्विड में सोल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल, आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे लेकिन उसका इफेक्ट नीचे तक नहीं जाएगा। जब नीचे तक जाएगा नहीं तो कैसे डिजोल्व करेगा। एक हम कंसेप्ट देखे घर पे, क्या लोग करते हैं कि यहाँ पे लिक्विड ले लिया, शुगर ले लिया और इसमें एक रोटेटर डाल दिया, घुमा रहा है इसको यहाँ हाथ से। तो उसका कंसेप्ट हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हमको तीन फैक्टर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ना है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।